एवं उसका राज्य क्षेत्र। हेडिंग दीजिएगा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, है ना। चलिए, हमने पिछले क्लासेज में भी आपको बताया था संविधान का फीचर्स ना, और उसमें पहला ही हमने फीचर्स बताया था आपको कि संविधान जो है, भारत का जो संविधान है वो लिखित है और बहुत ही विस्तृत है, जिसमें हमने बताया था कि देयर आर 395 आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि कंटिन्यू करने की स्थिति में अगर हम गणना करें तो उसकी स्थिति में बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान में 395 ही अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं। क्लियर। अब हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर। सबसे पहले हम लोग संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र की बात करेंगे, और ये है आपका भाग 1, है ना। भाग बोले तो चैप्टर ना, चैप्टर 1 है। और अनुच्छेद यानी आर्टिकल कहां से कहां तक है? अनुच्छेद जो है ये हमारा 1 से लेकर के और 4 तक है ना, सॉरी 4 तक है। 1 से लेकर के कहां तक है? 4 तक है। क्लियर। यानी चैप्टर हमारा 1 है, और आर्टिकल्स की बात अगर हम लोग करें, चैप्टर 1 और आर्टिकल की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो ये हमारा जो है अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक में उल्लेख है। अब क्या है जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे एट प्रेजेंट अगर हम लोग बात करें तो इन इंडिया देयर आर 28 स्टेट्स, है ना, एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, है ना, यूटी जिसको आप बोलते हैं। फिर से समझिए, एट प्रेजेंट अगर हम लोग बात करें वर्तमान में, तो भारत में कितने राज्य हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं, जिनको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं ना, केंद्र शासित प्रदेश। शॉर्ट में हम यूटी भी बोलेंगे। क्लियर। तो कंफ्यूज नहीं होने का। तो देखिएगा कि जो चैप्टर हमारा 1 है भारतीय संविधान का, इसमें जितने भी स्टेट्स हैं और जितने भी यूटीज हैं, सबका जो परिक्षेत्र है ना, उनके बारे में उल्लेख है। यानी किस क्षेत्र का, किस स्टेट का कहां तक बाउंड्रीज है ना, कौन कौन राज्य इसमें शामिल है। क्लियर। पूरा का पूरा उनका उल्लेख है किसमें? चैप्टर 1 में। और उस आर्टिकल कहां से कहां तक बात करता है? 1 से लेकर के 4 तक। क्लियर। कोई दिक्कत समझने में? अब एक एक आर्टिकल को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। क्लियर। कॉन्सेप्ट आप क्लियर आपका होते चले जाएगा। कोई भी बुक्स आप पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। क्लियर। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 1 की ना, आर्टिकल 1 क्या है? डू यू नो व्हाट इज द प्रोविजन इन आर्टिकल 1? आर्टिकल 1 की अगर हम लोग बात करें कि इसमें है क्या, है ना, क्या है जानते हैं आप? क्या है बोलिए? यस, यानी इंडिया, देखिए इंग्लिश, चूंकि मूल संविधान हमारा इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स। पहला ही आर्टिकल में लिख दिया गया है। और इसी पर कुछ दिन पहले विवाद भी चला जा रहा था नहीं, कि इंडिया दैट इज भारत, उसी को भारत दैट इज इंडिया क्यों नहीं? नहीं, तो अलग अलग हमारे यहाँ आइडियोलॉजी है, अलग अलग विचारधाराएं हैं, और अलग अलग विचारधाराएं के आधार पे लोग अपने अपने अकॉर्डिंग उसका इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या करते हैं। कोई दिक्कत समझने में? और चूंकि हम डेमोक्रेसी में जीते हैं, हमारे यहाँ क्या है? लोकतंत्र है, सबको राइट टू एक्सप्रेशन है, यानी बोलने की आजादी है ना, अपनी बात रखने की आजादी है। क्लियर। समझ रहे मेरी बात को ना? तो अलग अलग मत हो सकते हैं, है ना, जो संविधान में बात लिखी गई है उसकी मैं बात कर रहा हूं। आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट, यानी अगर हिंदी में बात करें तो भारत क्या है? भारत जो कि इंडिया है, ध्यान रखिएगा, है ना, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ, है ना, राज्यों का संघ। अब यहीं पर जरा गौर से समझिएगा, यूनियन ऑफ स्टेट लिखा गया है, यूनियन ऑफ
स्टेट्स, है ना, समझ रहे मेरी बात को। अब देखिए एक बात मैं आपको समझा दूं, संघ के लिए एक वर्ड होता है फेडरेशन, है ना, समझ रहे मेरी बात को। लेकिन यहां पर संघ के संदर्भ में जो वर्ड लिखा गया है वो लिखा गया है यूनियन। अब देयर आर डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड फेडरेशन, है ना, अंतर आता है। क्या है अंतर, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं एक एक चीज क्लियर आपको करते जा रहा हूं ताकि दिक्कत ना होगी, है ना। जैसे हमने कहा कि भारतीय संविधान में लिखा हुआ है यूनियन, लेकिन अमेरिका के संविधान में लिखा हुआ है फेडरेशन, है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को ना। चूंकि देखिएगा अमेरिका सबसे पहले आजाद हुआ था 1776 में, क्लियर, और आजाद 1774 में और 76 में वहां का संविधान लागू हुआ। तो देखिएगा चूंकि सबसे पहले अमेरिका ने डेमोक्रेसी संविधान को अपनाया, आगे चल के रूस की क्रांति होगी, है ना, रशियन रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, फ्रांस की क्रांति होगी, है ना, और अलग अलग जो देश के जो जहां राजतंत्र मोनार्की सिस्टम जो चला आ रहा था उसको रिप्लेस करके लोग देखिएगा डेमोक्रेसी को एडॉप्ट करेंगे, कोई दिक्कत समझने के लिए। तो यहां पर देखिएगा चूंकि अमेरिका में जो 13 बस्तियां थी, जब आप अमेरिकन क्रांति पढ़ेंगे ना, अमेरिका की इतिहास जब आप पढ़ेंगे, है ना, तो वहां आपको क्लियर समझ में आएगी, सब चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आप भारत के संविधान को पढ़ना चाहते हैं तो आपको भारत के इतिहास को जानना पड़ेगा, है ना, या अन्य देशों के संविधान को अगर आपको जानने का है तो आपको अन्य देशों के विश्व के इतिहास से आपको परिचित होना होगा, तभी जा करके उस प्रोग्रेस को, है ना, उस डेवलपमेंट को आप समझ पाएंगे। क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि हिस्ट्री से सब पैदा लिए हैं। हिस्ट्री से चाहे वो इकोनॉमिक की बात करें, चाहे पॉलिटी की बात करें, क्लियर, चाहे पॉलिटिकल साइंस की बात कीजिए, अलग अलग जो आइडियोलॉजीज हैं, तो बहुत सारे सब्जेक्ट, तो हिस्ट्री बहुत एक कोर सब्जेक्ट है, पढ़ना चाहिए, क्लियर। तो फेडरेशन इसलिए यूएसए के संविधान में लाया गया क्योंकि वहां के जो स्टेट्स थे ना उन सब में एक संघ बनाया गया सबको मिला करके, और एक एग्रीमेंट के आधार पे, यानी समझौता हुआ, है ना, संघ यानी जो यूनियन था हमारा सेंटर और स्टेट्स के बीच में क्या हुआ, एक एग्रीमेंट के आधार पे एक कॉन्फेडरेशन बना, एक संघ बना, समझ रहे मेरी बात को। और उनको भी उसके बदले में कुछ अधिकार दिए गए, राइट्स दिए गए। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इंडिया में, तो इंडिया में हमारा क्या है, इंडिया में यूनियन तो है, यहां भी हमारा राज्यों का संघ लिखता है, लेकिन क्या हमने राज्य को जो मिलाया, है ना, वल्लभ भाई पटेल जो मिला रहे थे सभी स्टेट्स को, तो राज्यों को मिलाने के दौरान यानी उसके बदले क्या राज्यों को अलग से कोई विशेष अधिकार दिए गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्लियर। तो समझौता के आधार पे भारत में राज्यों का यूनिफिकेशन नहीं हुआ, एकीकरण नहीं हुआ, है ना, लेकिन अमेरिका के संविधान में जो क्षेत्र थे राज्य, उनका जो यूनिफिकेशन हुआ था वो एक संविधान ट्रीटी के आधार पे, एग्रीमेंट के आधार पे हुआ था। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यही कारण है कि भारत के संविधान में यूनियन वर्ड का यूज किया गया, कोई दिक्कत समझने में। इसीलिए लिखा गया है पहला आर्टिकल में कि भारत क्या है भाई, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट, ध्यान रखिएगा, फेडरेशन नहीं, यूनियन। ये मैं क्लियर कर दिया आपको, जब बुक्स पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी, कोई दिक्कत यहां तक समझने में। हाँ चलिए अब आर्टिकल हम लोग बात करें 2 की ना। अब देखिए आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद, है ना, आर्टिकल को अनुच्छेद बोल रहे हैं हिंदी में, मैं दोनों वर्ड बोल दे रहा हूं, दिक्कत नहीं होगी समझने में आपको। आर्टिकल अगर हम लोग 2 की बात करें तो इसमें लिखा गया है कि संसद नए राज्यों की स्थापना कर सकती है अथवा कानून बनाकर नए राज्यों का गठन कर सकती है, क्लियर, स्थापित कर सकती है। तो संसद को पावर है, क्या पावर है भाई, संसद जो है ना, संसद क्या कर सकती है, कानून बनाकर, है ना, कानून बनाकर, है ना, क्या कर सकती है, नए राज्यों, है ना, नए राज्यों का गठन या स्थापना, है ना, समझ रहे मेरी बात को। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखते चला जा रहा हूं समझाते समझाते, यानी पावर है यहाँ पर, नया स्टेट बनाया जा सकता है। यही कारण है कि देखिएगा आगे चल के मैं जब पढ़ाऊंगा कि कैसे आजादी के बाद हमारे यहाँ
अलग अलग राज्यों का जब अलग अलग करने के लिए जब आंदोलन चलने लगे थे, तो चाहे वो भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, अलग अलग आधार पे डिमांड होने लगा था। और देखिएगा 1950 से लेकर के और अभी तक 28 राज्य, अलग अलग राज्य बढ़ते चले गए, अलग अलग टूटते चले गए। क्लियर, यही सब रीजन था। तो यहाँ पर संसद को पावर है, क्लियर है कि नहीं है, कि कानून बनाकर नए राज्यों का गठन कर सकती है या फिर नए राज्य का स्थापना कर सकती है। कोई दिक्कत समझने में? चलिए यहां तक। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिकल 3 की, है ना, अनुच्छेद 3 याद करते चलिए, क्लास में ही आप याद करते चले, समझते चले, है ना। अब देखिएगा इसमें लिखा हुआ है कि नए राज्य की गठन की प्रक्रिया का वर्णन है कि कैसे कर सकते हैं। क्लियर, तो एक तो कर सकते हैं कि मान लीजिए 2 राज्य है, सपोज एक एग्जांपल समझा रहा हूं, ठीक। अब 2 स्टेट हैं, अब अगर मान लिया जाए 2 स्टेट हैं, अब इनमें से अगर लगे कि नहीं आधा इसमें से काट के और आधा इसमें से काट के इनको एक स्टेट बना दिया जाए, तो भी बनाया जा सकता है। समझ रहे मेरी बात को? या एक स्टेट में 2 भाग कर दिया जाए तो भी किया जा सकता है, किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। यानी आर्टिकल 2 में तो संसद को पावर है, लेकिन उसका प्रोसेस क्या होगा, व्हाट विल बी प्रोसेस, है ना, टू ऑर्गेनाइज न्यू स्टेट्स, तो उसके लिए आर्टिकल 3 में उल्लेख कर दिया गया है। समझ रहे मेरी बात को? यानी इसमें नए राज्य की स्थापना, है ना, ऑरेंज कलर ठीक लग रहा है, थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, उससे ज्यादा है ना, है नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया, प्रोसेस, यानी क्या क्या फॉलो किया जाएगा, रूल को, रेगुलेशन को। समझ रहे मेरी बात को कि नहीं समझ पा रहे? तो किसी राज्य के एक भाग को काट के अलग बना दीजिए, या 2 से अधिक राज्यों के छोटा छोटा पार्ट को काट करके आप एक अलग राज्य बना सकते हैं। क्लियर? तो इसमें क्या है, आर्टिकल 3 में प्रोसेस क्या होगा, है ना, प्रोसेस यानी प्रक्रिया क्या होगी नए राज्यों के गठन करने के लिए। समझ गए? इसका वर्णन है। कोई दिक्कत समझने में? चलिए अब अगर हम लोग बात करें आर्टिकल यानी अनुच्छेद किसकी, अनुच्छेद 4 की बात करें, है ना। ध्यान देखिए, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन चूंकि जब आप पढ़ रहे हैं तो चीजों को समझते चलिएगा तो ज्यादा आसानी होगी। क्लियर? अब देखिए यहां लिखता है कि अनुच्छेद 2 अथवा 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि, अनुच्छेद ऐसे समझिए, हमने आपको कहा एक बताया था आर्टिकल 368, याद है? याद है पिछले क्लास में हमने बताया था। और एक आर्टिकल है 2 और 3, समझिए ध्यान से यहां। अब देखिए क्या है, आर्टिकल 368 जो है संशोधन का उल्लेख करता है, संशोधन प्रक्रिया यानी अमेंडमेंट, अंग्रेजी में अमेंडमेंट है, यानी संशोधन करने की जो एक अलग प्रक्रिया है भारतीय संविधान में। क्लियर? उसका यहां पे वर्णन। अब संशोधन करने के लिए पार्लियामेंट के 2/3 बहुमत चाहिए, है ना, दोनों सदनों के अलग अलग हाउसेज से, है ना। उसके भी अलग अलग और प्रोसेस है, जब हम आगे बढ़ेंगे तब वहां पर बात करेंगे। और आर्टिकल इसमें देखिएगा पार्लियामेंट को यहां भी पावर है, संसद को, लेकिन नए राज्यों के गठन करने के लिए यहां भी संशोधन की एक तरह से पावर है संसद को, है ना। संसद को शक्ति है, क्या है, संसद को शक्ति क्या है भाई, नए राज्यों का, है ना, नए राज्यों की स्थापना। लेकिन यहां समझिएगा बात, मैं जो कह रहा हूं कि दोनों में देयर आर डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 2, 3 एंड 368। क्या है कि अगर 2 और 3 आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट यानी केंद्र की सरकार अगर एक नए राज्य का स्थापना करती है तो वह प्रोसेस आर्टिकल 368 नहीं समझा जाएगा। इस बात का उल्लेख है, मतलब कि अगर आर्टिकल 2 और 3 के अकॉर्डिंग संसद या केंद्र की सरकार नए राज्य बनाती है, नया राज्य स्थापित करती है,
तो उसका जो प्रोसेस है वो 368 नहीं समझा जाएगा, बल्कि वो अलग प्रोसेस है, उसका एक अलग प्रक्रिया है और इसका अलग प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ यहां पर इसका आर्टिकल का दोनों का सिर्फ यूज हो रहा है राज्यों के गठन के संदर्भ में, लेकिन अगर 368 की हम लोग बात करेंगे तो वहां पर बहुत सारी चीजें संशोधन करने की बात की जाती है। जैसे अभी हमने क्या कहा, लेटेस्ट में आपने देखा आर्टिकल 106 जो अमेंडमेंट हुआ ना भाई, नहीं भाई, महिला आरक्षण, मैं रोज पढ़ा रहा हूं फिर भी आप भूल जा रही हैं। महिला आरक्षण ना कहाँ पे, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में ना, बताया था ना भाई, लोकसभा एंड राज्य के लेजिस्लेचर में है ना, स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पर क्या किया गया है, 33% क्या मिला है आरक्षण। यानी अब पहले तो मुखियाइन बन रही थी महिलाएं, अब विधायक भी बनेंगी, मतलब विधायक तो अभी भी हैं ही, लेकिन आर्टिकल नहीं है, वो है 106वां संविधान, लिख लीजिए एकदम क्लियर, जब नहीं समझ में आता जरूर पूछा करिए। क्लियर, संविधान संशोधन अधिनियम है ना, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी 106वां, ऐसे पढ़ेंगे आप, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्लियर, अभी जो लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुआ है उसकी मैं बात कर रहा हूं, समझ रहे मेरी बात को। यानी अभी तक जब से हमारा संविधान लागू हुआ 1950 से लेकर के, और अभी तक संविधान में देखिएगा 106 बार है ना संशोधन किया जा चुका है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? किसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकसभा और राज्यसभा में पहले से महिलाओं को आरक्षण है ही नहीं, सिर्फ पंचायती राज व्यवस्था में, यानी पंचायत में और नगर पालिका में 1/3 रिजर्वेशन है। समझ गए मेरी बात को। लेकिन बहुत सारे राज्य यानी बहुत सारे स्टेट ने क्या किया है कि अपने यहां से संशोधन करके, कानून बना करके, और महिलाओं के आरक्षण को 50% बढ़ा दिया है। समझ रहे मेरी बात को। यानी पंचायतों में और नगर पालिका में बहुत सारे स्टेट क्या किया है कि रिजर्वेशन को बढ़ा करके 33 से कहां कर दिया, 50%। यानी 100 लोगों में अगर 50 महिलाएं हैं तो 50 पुरुष होंगे। कहां? पंचायतों में। लोकल गवर्नेंस, सेल्फ जो लोकल गवर्नेंस है उसकी मैं बात कर रहा हूं, है ना। पढ़ाऊंगा आगे चल के 73rd एंड 74th अमेंडमेंट को। दिक्कत? हाँ, कहां कहां? हाँ, पूरा बात समझिए, बोलिए। हाँ, हाँ, किसमें? अभी बना है कानून, सितंबर 2023 में। ओहो, बहुत बढ़िया, आओ समझ गया मेरी बात, आपकी बात समझ गया मैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, जैसे अभी भी महिलाओं को आरक्षण लागू नहीं हुआ है, कानून बन गया लेकिन लागू नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, है ना। उसके कारण है बहुत सारे, लागू नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी महिलाएं क्या सांसद हैं कि नहीं है, बताइए। तो जो सांसद बनता है उन्हीं में से किसी को या तो प्राइम मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर बनाया जा सकता है। तो इंदिरा गांधी भी एज एमपी यानी सांसद चुनी जाती थी, तो वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। यानी उसका आरक्षण से कोई मतलब नहीं था कि कोई महिला क्यों प्रधानमंत्री बन गई। समझ रहे मेरी बात को। ये आरक्षण इसलिए आया है कि कम से कम 100 में 33 महिलाएं ही एमपी बनेंगी, चुनी जाएंगी। अब जो महिलाएं जाएंगी चुन करके बाद में, अभी भी तो जाती हैं, अभी भी तो बहुत सारी महिलाएं हैं, 78 के आसपास महिलाएं अभी भी हैं सांसद। समझ रहे मेरी बात को। तो उनमें से बहुत सारी, अब जैसे सीतारमन जी, निर्मला सीतारमन जी फाइनेंस मिनिस्टर है ना कि नहीं है, वो प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं। तो क्या अभी आरक्षण लागू है महिलाओं का? नहीं। लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण अभी लागू नहीं है, फिर भी वो जीत के जा रही है ना, क्योंकि कोई भी चुना जा सकता है ना, कोई भी चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। यस, अगर 25 साल का है
चाहे स्त्री हो या पुरुष, तो लोकसभा का मेंबर बनने का वो रखता है योग्यता, क्वालिफिकेशन है उसकी। और अगर 30 साल का है तो राज्यसभा में चुना जाएगा, 35 साल का है तो राष्ट्रपति बन सकता है, उपराष्ट्रपति बन सकता है। समझ रहे मेरी बात को? 25 साल का कोई लड़का आप भी चुने जाइएगा तो आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? ध्यान रखिएगा, 106वां संविधान संशोधन जो बना है, कानून बन गया, अभी लागू नहीं हुआ है। 2026 में जब फिर से परिसीमन होगा, है ना, डिलिमिटेशन एक अलग चीज है, पढ़ाऊंगा, है ना, परिसीमन जब होगा, क्योंकि संविधान में चूंकि लिखा जा चुका है कि 2026 तक लोकसभा के जो या विधानसभा के जो सीट हैं उनमें कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा, है ना, देयर विल बी नो चेंजेज, है ना, टिल 2026, है ना। यही कारण है कि 2026 के बाद अब फिर 29 में चुनाव होगा, फिर परिसीमन, जैसे देखिए जनगणना होगा, है ना, सेंसस 2011 के बाद तो जनगणना हुआ नहीं है, तो जनगणना होगा, फिर परिसीमन होगा, है ना, इसके आधार पे फिर से अलग अलग सीट बढ़ेंगे। अभी संसद बना है ना भाई नया, 1272 सीट हो गया है बैठने का, मालूम है ना, इतना बड़ा संसद बन गया। क्यों बनाए हैं मोदी जी? जानबूझ के, क्योंकि 4-5 साल के बाद फिर से जब सीट बढ़ेंगे तो लोग कहां बैठेगा? दरी पे बैठेगा? नहीं ना भाई। तो यही कारण है, तो क्लियर हो जाना चाहिए कि अभी महिलाओं का आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में नहीं है, फिर भी अभी महिलाएं सांसद बनती हैं, प्रधानमंत्री बनती हैं, मिनिस्टर बनती हैं, चुन के जाती हैं। इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब लागू हो जाएगा तो अभी जो मुट्ठी भर जाती थी अब एक बोरा जाएंगी। बात समझ पा रहे हैं? यानी 1/3 महिला को जाना ही जाना होगा, उससे कम नहीं। मेरी बात समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत समझने में? चलिए आगे बढ़े हम लोग। बोलिए, बताया तो अभी आर्टिकल हमने किसकी बात किया? आर्टिकल, हाँ देखिए यहां आर्टिकल जो 4 लिखा गया है उसमें यही बात लिखा गया है कि अगर हम आर्टिकल 2 और 3 के अकॉर्डिंग, है ना, संसद या केंद्र की सरकार अगर नए राज्य बनाती है, नए राज्य का गठन करती है, तो उसका जो प्रोसेस है वो 368 का प्रोसेस से मतलब मिला हुआ नहीं है, दोनों में समानता नहीं है, वो दोनों अलग माना जाएगा, सेम नहीं माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये बात लिखा हुआ है। तो मुख्य रूप से इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट है वो आर्टिकल 1 है, जहां पर लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत स्टेट यूनियन ऑफ स्टेट, पहला आर्टिकल। और आर्टिकल जो 3 में कहा गया है कि संसद को प्रोसेस है, माने पावर है कि नए राज्यों का गठन किया जा सकता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों को काट करके मिलाया जा सकता है ना, या फिर 2-4 राज्यों को भी मिला करके बनाया जा सकता है, यानी बहुत सारे उसके प्रोसेस है। क्लियर? और आर्टिकल 4 में यही बात कहता है कि अकॉर्डिंग टू, अगर हम 2 और 3 के अकॉर्डिंग नया राज्य का बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, तो हम 368 उसको नहीं मानेंगे। क्लियर? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां हमारा कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर की अब बातें और क्या क्या चीजें समझिए। मेरा एक फंडा है कि जो भी चीज मैं पढ़ाता हूं बड़ी डीपली जाता हूं, ताकि किसी भी विद्यार्थी को समझने में दिक्कत ना हो। क्लियर? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे इसी से संबंधित, राज्यों का पुनर्गठन, है ना, राज्यों, हाँ, राज्यों का पुनर्गठन, रीयूनिफिकेशन ऑफ स्टेट, है ना, अंग्रेजी में रीयूनिफिकेशन ऑफ स्टेट, राज्यों का पुनर्गठन, है ना। अब देखिए, हाँ अब देखिए क्या हुआ दरअसल, जब हमारा संविधान लागू हुआ, है ना, लागू होने के बाद उस समय देखिएगा 14 स्टेट्स थे, 4 कैटेगरीज में बांटे गए थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ देखिएगा लोगों ने क्या किया, विरोध करना शुरू कर दिया कि नहीं, हमको एक अलग राज्य बना दीजिए, हमको एक अलग राज्य बना दीजिए, ठीक है, कि हम अलग अलग, हमारी भाषा अलग है, हमारी संस्कृति अलग है ना, हम पिछड़े ज्यादा हैं तो अगड़ा ज्यादा है, इस टाइप से बहुत सारे उसके थे प्रशासनिक कारण, कि अगर बहुत बड़ा स्टेट है तो वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही से नहीं होगा। क्लियर? तो देखिएगा इसके बहुत सारे रीजन, इसको हम लोग 3-4 भाग में समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर? सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ इसका कारण क्या था, यानी व्हाट वाज रीजन या काउजेज, है ना, कारण क्या था, किस आधार पे
ऐसा डिमांड किया जा रहा था। क्लियर? और जब डिमांड हुआ तो इसके आधार पे अलग अलग देखिएगा समितियां या अलग अलग आयोग गठित होंगे ना, कमीशंस या कमिटीज इंग्लिश में बोलते हैं। क्लियर? तो अब देखिएगा कौन कौन सी कमिटी बनी है ना, आयोग, कमीशन जिसको आप कहते हैं। क्लियर? क्योंकि उन्हीं के रिकमेंडेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ दैट कमीशन, है ना, उन आयोग के अनुशंसा के आधार पे देखिएगा कैसे अलग अलग राज्य का निर्माण किया जाएगा। क्लियर? इसके बाद जब ये आयोग बनेंगे तो इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया, यानी बोले तो अनुशंसाएं, रिकमेंडेशन। क्लियर? क्या क्या इन्होंने अनुशंसाएं दी और इसका परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ। ठीक है, तो इसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे एक एक करके। कोई दिक्कत समझने में? बोलिए। चलिए देखिए अब हुआ क्या, दरअसल देखिए हुआ क्या, जब संविधान लागू हुआ, ठीक है, अलग अलग जब स्टेट्स थे, तो एक इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, वहां के एक जज थे जिनका नाम था एस के धर साहब, है ना, एस के धर साहब इलाहाबाद के जज थे। हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो राजेंद्र बाबू क्या थे उस समय, बताइए? राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बन गए थे। क्लियर? तो इन्होंने बोला कि भाषा के आधार पे, है ना, जब उठने लगा मांग अलग अलग कि भाषा के आधार पे अलग अलग राज्य बना दिया जाए। क्लियर? तो देखिएगा राजेंद्र प्रसाद ने क्या किए, इन्होंने कहा, एस के धर साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया और इन्होंने कहा, उनको टास्क दिया कि एक काम करिए, आप पता करिए कि जहां जहां से जो आवाज उठ रही है कि भाषा के आधार पे अलग अलग राज्य बना दिया जाए, मतलब बांट करके और अलग अलग छोटे छोटे राज्य बनाए जाए, तो क्या यह सही रहेगा या गलत होगा? समझ रहे मेरी बात को? मतलब मूल कारण क्या है कि भाषा के आधार पे राज्य बनाना क्या उचित है या अनुचित, इसकी जानकारी करने के लिए, यानी इसको जांच पड़ताल करने के लिए राजेंद्र प्रसाद ने एक टास्क दिया इसके धर साहब को। क्लियर? क्यों? क्योंकि कारण हमने बताया कि भाषा के आधार पे देखिएगा, है ना, भाषा के आधार पर, है ना, राज्यों, है ना, राज्यों के निर्माण हेतु आंदोलन शुरू हो गए, है ना। समझ रहे मेरी बात को? अब बताइए, अगर अलग अलग, अब बताइए हमारे यहाँ 22 भाषाएं तो अभी हैं जो राजकीय भाषाएं बोला जाता है, संविधान में लागू हैं। इसके अलावा देखिएगा 2000 से ऊपर बोलियां हैं, है ना, उसके अलावा भी बहुत सारी भाषाएं हैं। आप झारखंड की बात कर लीजिए ना, झारखंड में 15-16 भाषा है। अब इस आधार पर झारखंड को 16 भाषा क्षेत्र में बांट दिया जाए क्या? इट इज पॉसिबल? इज इट नॉट पॉसिबल ना? तो देखिएगा, अगर भाषा के आधार पे सब डिमांड करने लगे सभी लोग, तो क्या ये सही रहेगा या गलत रहेगा? और दूसरा, लोग प्रशासन के आधार पे भी डिमांड कर रहे थे कि नहीं, प्रशासन के आधार पर भी तो मांग उठ, कई तरह की मांगे उठ रही थी प्रशासनिक आधार। प्रशासन मतलब कि अगर बहुत बड़ा इलाका है तो उसको 2 भाग में तोड़ दीजिए, यानी छोटा एरिया रहेगा तो वहां एडमिनिस्ट्रेशन करना, वहां का पुलिस व्यवस्था, वहां का डीसी एसपी कम रहेंगे तो थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे, है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, एसके धर के नेतृत्व में कमेटी बनाया, आयोग बनाया। क्लियर? तो जरा समझिए, पहला जो हमारा कमेटी बनेगा भाषाई प्रांत आयोग, उसका नाम रहेगा, है ना, भाषाई, यानी भाषा के आधार पे भाषाई प्रांत आयोग, या इसी का नाम अगर आप बात करें तो एसके धर साहब ना, एसके धर, ये कहां के थे बंदा? इलाहाबाद हाई कोर्ट के क्या थे? बोलिए। इलाहाबाद, है ना, हाई कोर्ट के क्या थे? रिटायर्ड जज, है ना। समझ रहे मेरी बात को? अब देखिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जो जज हैं, इन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी, है ना,
और उनका नाम रहेगा एस के धर साहब, है ना। अब देखिए जो कमेटी बनी, एक कमेटी बनती है जून 1948 में। इनका फॉर्मेशन कब होता है? जून 1948 में, है ना। ध्यान रखिएगा 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, है ना, और उसी समय से मांग शुरू हो गया। तो जून 1948 में बना, है ना, इसके धर के अध्यक्षता में। और इन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी, है ना, रिपोर्ट कब दिया? रिपोर्ट दिया दिसंबर 1948 में, है ना। दिसंबर 1948 में इन्होंने अपना रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दिया, है ना। अब कहा क्या रिपोर्ट में इन्होंने? सबसे बड़ी बात, रिपोर्ट जब सौंपा तो अनुशंसा क्या किया, है ना। यानी इन्होंने कहा क्या, अनुशंसा क्या किया भाई, जरा समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा क्या है इसके धर साहब ना, इन्होंने कहा कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होनी चाहिए, न कि भाषाई आधार। यानी देखिए प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो। यानी उन्होंने क्या कहा कि जो डिमांड कर रहे हैं लोग, है ना, तो आप भाषा के आधार पे मत करिए, है ना, भाषा के आधार पर नहीं। यानी अगर राज्यों का फिर से पुनर्गठन करना है अलग अलग, तो आप क्या करें, भाषा के आधार पे पुनर्गठन मत कीजिए। तो किस पर कीजिए? प्रशासनिक आधार पर, एडमिनिस्ट्रेटिव आधार पे, ठीक है ना। अलग अलग स्टेट को आप बांट दीजिए। ये किसने कहा ये बात? इसके धर साहब ने अनुशंसा किया। क्लियर? पंडित नेहरू के पास ये बात गई, है ना। अब जब गया ये बात, तब देखिए क्या होता है, ये बात सही है या गलत, इसके संदर्भ में एक और कमेटी बनेगी जिसका नाम था जेवीपी, है ना। जे यानी जवाहरलाल नेहरू, है ना, और वल्लभ भाई पटेल वी से, और पटाभी सीतारमैया पी से। तो देखिएगा जो एसके धर साहब ना जो अनुशंसा किया, ध्यान रखिएगा, है पीछे, एसके धर साहब ने जो अनुशंसा किया, उस अनुशंसा यानी एसके धर साहब ने क्या कहा कि राज्यों का पुनर्गठन करिए, लेकिन किस आधार पे? प्रशासनिक आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे कीजिए, ना कि लैंग्वेज के आधार पे। यहां तक बात समझ गए? तो अब इनकी बात की जांच करने के लिए फिर से जेवीवी, है ना, जेवीपी, यानी एक और कमेटी बनेगी जिसका नाम है जेवीपी समिति, है ना। अब जे से क्या हुआ? जे से जवाहरलाल नेहरू, है ना। यानी इसमें पंडित नेहरू भी थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, है ना। वी से वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, है ना। और पी से बोलिए पटाभी सीतारमैया, है ना। बहुत बड़े फेमस लीडर थे। अब इन तीनों के अध्यक्षता में देखिएगा जेवीपी कमेटी बनेगी। अब किस लिए बनी थी? ध्यान से, सब एक दूसरे से कनेक्ट है। किस लिए बनी भाई? तो जो एसके धर साहब ने जो अनुशंसा किया, जो रिकमेंडेशन दिया, जो रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट की जांच करने के लिए, है ना, रेक्टिफाई करने के लिए, क्या सच में सही है गलत है, इसलिए जांच करने के लिए जेवीपी कमेटी बनी, जिसमें कौन कौन लोग थे? जवाहरलाल नेहरू साहब थे, वल्लभ भाई पटेल साहब हैं, और पटाभी सीतारमैया साहब, तीनों लोग हैं। क्लियर? पटाभी
पटाटा ट है ना। ये जो है पटाभी सीतारामैया गांधी जी के बहुत बड़े चेले थे, साउथ के थे ये, है ना। पढ़ाऊंगा, इनके भी एक रीजन था जिनको हरा करके सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, अध्यक्ष बन गए थे। क्लियर। अब देखिए जब ये तीनों लोग बनेंगे भाई, तब इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट को सौंपा। क्लियर। और जो रिपोर्ट सौंपेंगे 1949 में, यानी उसी समय उस कमेटी, जैसे ही दिसंबर 1948 में जब एसके धर का रिपोर्ट आएगा तो उसको जांच करने के लिए कमेटी बनेगी। और इन्होंने क्या किया, अप्रैल 1949 में रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट कब दिया भाई, अप्रैल 1949 में। ये जो कमेटी बनी थी ना, यहां मैं लिख देता हूं, एस के धर, है ना, समिति की अनुशंसा, रिकमेंडेशन, अनुशंसा की जांच हेतु, समझ गए, है ना। यानी एसके धर जो कमेटी बनी थी, उनके रिकमेंडेशन यानी अनुशंसा की जांच करने के लिए ही ये कमेटी बनी। कोई दिक्कत। और इस कमेटी ने रिपोर्ट दिया अप्रैल 1949 में, है ना। और जब रिपोर्ट दिया तब उसमें देखिएगा क्या होगा, अनुशंसा क्या किया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के मांग को यहां भी अस्वीकार कर दिया जाएगा, है ना। यानी जो चीज, ध्यान दीजिए, जो चीज एसके धर कमेटी ने रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट पे इन्होंने मुहर मार दिया, समझ गए। तो जेवीपी ने क्या किया, है ना, जेवीपी जो कमेटी है ना, इन्होंने क्या किया कि भाषाई आधार को अस्वीकार कर दिया। समझ रहे मेरी बात को, अस्वीकार किया। इसका मतलब क्या, भाषाई प्रशासनिक आधार को सही माना। कोई दिक्कत समझने में। इसका मतलब हुआ कि जो एसके धर कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया था, उस कमेटी, उस अनुशंसा को जेवीपी कमेटी ने क्या किया, रेक्टिफाई कर दिया, यस बोल दिया कि सही है। यानी भाषा के आधार पे अलग अलग राज्य बनाना जरूरी नहीं है, बल्कि किस आधार पे जरूरी है भाई, ये एडमिनिस्ट्रेटिव आधार पे। कोई दिक्कत। अब देखिए क्या हुआ, अब इसके बाद का सुनिए खेला क्या होता है। जैसे ही सरकार ने भी हाँ कर दिया, इसके बाद कांग्रेस के ही एक नेता थे, है ना, पोटी श्रीरामुलु, पोटी, है ना। अब इस जेबीपी, आगे चलिए, होता क्या है कि जेबीपी कमेटी की प्रतिक्रिया में, यानी उनके अगेंस्ट में, यानी जो उन्होंने हाँ कहा, उसके प्रतिक्रिया में क्या हो गया कि एक आंदोलन शुरू हो जाएगा। कहां पे, तेलुगु भाषा को लेकर के, है ना। पहले देखिएगा मद्रास प्रांत हुआ करता था, जो आप अभी तमिलनाडु कहते हैं ना, चेन्नई शहर, पहले उसको मद्रास बोला जाता था। क्लियर, है ना, मद्रास ही बोला जाता था उसको, चेन्नई को पुराना नाम था। और मद्रास जो प्रांत था, उसमें सिर्फ वही भर नहीं था, तमिलनाडु था, इधर जो तेलंगाना वाला पार्ट है, आंध्रा वाला, है ना। मद्रास एक प्रांत था बहुत बड़ा। आगे चल के उससे तमिलनाडु से टूटा, अलग हुआ, तेलुगु भाषी एक अलग बना, है ना, आंध्र प्रदेश। फिर आंध्र प्रदेश से आगे अलग टूट के 2014 में तेलंगाना बना। समझ रहे मेरी बात को। तो देखिएगा तेलुगु भाषी वाले जो लोग थे तमिल में, है ना, तेलुगु भाषी वाले जो लोग हैं, उन्होंने क्या, उन्होंने आंदोलन किया, जिसका लीडर थे पोटी श्रीरामुलु, है ना। तो अब देखिए क्या हुआ, समझिएगा खेला को। जेवीपी कमिटी जो बनी, है ना, इसकी प्रतिक्रिया, अब इसकी प्रतिक्रिया में क्या हुआ, तो एक नेता है जिनका नाम है पोटी श्रीरामुलु, है ना। अब इन्होंने क्या किया, आंदोलन किया, किस लिए, तेलुगु भाषी को लेकर के, तेलुगु भाषा को लेकर। और इन्होंने कहा कि तमिल
नाडु यानी तमिल जो भाषा है, तमिलनाडु को अलग करिए उससे, तेलुगु भाषी जो आंध्रा वाला इलाका है, आंध्र प्रदेश को, उसको आप अलग करिए भाषा के आधार पर, क्योंकि तमिलनाडु में तमिल चल रहा है, आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो तेलुगु चल रहा है, ठीक है। तो तेलुगु भाषी एक नेता हैं, इन्होंने क्या किया, आंदोलन कर दिया, है ना, क्या किया, आंदोलन। और आंदोलन भर नहीं किया भाई, जानते हैं क्या किया, उपवास, मतलब बिना खाए पिए आमरण अनशन, है ना, है, अच्छा करने दीजिए, कोई बात नहीं, ज्यादा ग्लाइकोजन बॉडी में होगा। आमरण, है ना, आमरण अनशन, समझ रहे मेरी बात को, आमरण अनशन मतलब कि जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, मर के क्या करोगे फिर। अब इन्होंने जब आंदोलन शुरू किया, अनशन पे बैठ गए, अब सोचिए कांग्रेस के ही लीडर हैं और पंडित नेहरू कांग्रेस के ही हैं, और पंडित नेहरू का जो रिकमेंडेशन था उनके ही विरोध में, उनकी ही पार्टी के नेता ने विरोध कर दिया, उनकी बात को खारिज किया। और इन्होंने, जानते हैं, 56 दिन तक, भाई एक दिन रह जाइएगा भूखे, 2 घंटा जब जाते होंगे कोचिंग से तो पूरा मम्मी पर गर्म हो जाते होंगे, जल्दी लाओ अभी तक बना के नहीं रखी है ना। 56 दिन इन्होंने क्या किया भाई, आमरण अनशन किया, और 56वें दिन ही गुजर गए। अब जब गुजर गए, है ना, जब गुजर गई, अब जानते ही है कोई भी आंदोलन में अगर कोई कर रहा है और अगर वो गुजर जाए तो क्या उसका प्रतिक्रिया होता है, देखते हैं, फिर जिसका जमीर नहीं जागा होगा सबका जग जाता है, नहीं, और पूरा रोड पर लोग सड़क पर आ जाएगा। और यही कारण है कि देखिएगा इनके मरने के बाद ही इतना उग्र आंदोलन हो गया, है ना। और जब आंदोलन हो गया, मांग किया जाने लगा कि नहीं, भाषा के आधार पे, तेलुगु भाषा के आधार पे जो है आंध्र प्रदेश को अलग किया जाए। अब क्या करते पंडित नेहरू, बताइए, कोई उपाय था वहां, सोचिए आप अगर प्राइम मिनिस्टर होते तो आप क्या करते। अब इसके बाद क्या हुआ, वहां पे जब मृत्यु हो जाएगा तब पंडित नेहरू ने क्या किया, है ना, तब पंडित नेहरू ने घोषणा कर दिया भाई, क्या, कि जाओ रे भाई, भाषा के आधार पे, है ना, भाषा के ही आधार पे आंध्र प्रदेश को अलग किया जाता है ना, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बन जा रहा है, ठीक है, घोषणा कर दिए प्राइम मिनिस्टर से, समझ रहे मेरी बात को। और कोई उपाय तो था नहीं वहां पे, समझ रहे मेरी बात को, लेकिन इससे पहले क्या कह चुके थे कि गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन सिचुएशन ऐसा हुआ उनको करना पड़ गया। अब बताइए, अगर एक आदमी को आप भाषा के आधार पे कर दिए कि स्टेट को, तो क्या आपको नहीं लगता है कि बगल वाला भी पड़ोस डिमांड करने लगेगा कि जब उसको अब देखिए क्या होता है कहानी, धीरे धीरे और डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगा, समझ रहे बात को। तब देखिए खेल आगे बढ़ता है कहानी, है ना। इसके बाद देखिए कहानी क्या होता है, अब आगे बढ़ रहा है। तब देखिए पंडित नेहरू ने क्या किया, बोला फिर एक आयोग बनाया और उन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया, है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग। ध्यान दीजिएगा, ये जो आंध्र प्रदेश बना 1953 में बना था, और आपसे एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा कि भाषा के आधार पे पहला कौन सा राज्य था जो अलग हुआ था, या फिर भाषा के आधार पे राज्य बनने वाला कौन था पहला राज्य बनने वाला, 1953 में 1 नवंबर 1953, 1953, है ना, समझ रहे मेरी बात को, 1 अक्टूबर 1953। तो अब सुनिए ध्यान से, यहां पे राज्य पुनर्गठन आयोग बनेगा, राज्य पुनर्गठन आयोग। अब नेहरू ने सोचा, पंडित नेहरू ने, कि ऐसा करते हैं भाई, है ना, एक और फिर से कमेटी बनाते हैं और अच्छी तरह से समझ बूझ के फिर से डिसीजन लेते हैं, क्लियर। तो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाई, कब बना है, 1953 में, कब, आंध्र प्रदेश को अलग करने के बाद, है ना। यहां तक कोई दिक्कत समझने में। अब जब बनेगा तो इसके अध्यक्ष बनाए जाएंगे फजल अली, आता है एग्जाम में पूछता है ना, फजल अली, ये कौन थे, अध्यक्ष थे,
है ना, और 2 और सदस्य थे, उनका अगर नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, है ना। 2 और मेंबर हैं जिनका नाम है के एम पन्नीकर। हाँ, के एम पन्नीकर साहब थे और एक कुंजरू साहब थे, है ना। और दूसरा एक जो नाम है हृदय नाथ कुंजरू, है ना, हृदय नाथ कुंजरू। ये 2 लोग मेंबर थे और फजल अली साहब जो है वो चेयरमैन है। क्लियर। अब इनके अध्यक्षता में देखिएगा एक राज्य पुनर्गठन आयोग होगा, और ये गठन कब किया जाएगा भाई? गठन किया जाएगा 1953 में। पंडित पन्नीकर, क्लियर, यहां तक बात समझ पाए? अब देखिए जब ये गठन हुआ तो अब इन्होंने अनुशंसा किया। अनुशंसा बोले तो रिकमेंडेशन, है ना, रिकमेंडेशन दिया अपनी या रिपोर्ट सौंपा, जो समझ लीजिए आप। टर्म में तो दिक्कत नहीं हो रही समझने में। अनुशंसा दिया, कैसा करिए भाई? भाषा के ही आधार पर कर दीजिए राज्यों का अलग अलग पुनर्गठन, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया जाए। कोई उपाय नहीं था भाषाई आधार पे राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। समझ रहे मेरी बात को? कह दिया इन्होंने कि कर दीजिए, सरकार को अपना रिपोर्ट सौंप दिया। क्लियर। और जब सब सौंप दिया, इसके बाद देखिएगा 1956 में फिर से एक राज्य पुनर्गठन आयोग पारित होगा। मतलब देखिए, ये आयोग जब बना तो सरकार ने इसको बनाया, लेकिन अब इसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान ने विधिवत एक आयोग बनाया, गठित किया, और उसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग 1956, है ना। क्योंकि अगर अलग अलग राज्यों का निर्माण करना है तो फिर एक विस्तृत रूप से एक बॉडी बनाया जाएगा। क्लियर। एक संवैधानिक निकाय बनाया जाएगा, ठीक है। ये तो आयोग बना एक व्यक्ति के नेतृत्व में, लेकिन उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। समझ रहे मेरी बात को? कॉन्स्टिट्यूशनल एक फ्रेमवर्क रूप में उसको समाहित किया गया, एक बॉडी बनाया गया, ठीक है। 1956 में एक राजभाषा आयोग पारित कर दिया गया संसद से, ठीक है। क्या किया गया? राज्य भाषा आयोग बना दिया गया, है ना। और इसके आधार पे अब हुआ कि इसके आधार पे अलग अलग राज्य के निर्माण किए जाएंगे समय समय पर। समझ रहे हैं? और यही कारण है कि उस समय 14 राज्य और 6 यूटीज स्थापित हुए। आंध्र प्रदेश पहला था, बताया ना, मैं बोल दिया ना। राज्यों के आधार पे बोला तो पहले भी, राज्यों के भाषाई जो आधार था वो पहला, भाषा के आधार पे अलग होने वाला, यानी अलग एक राज्य बनने वाला जो था, पुनर्गठन होने वाला, रीयूनिफिकेशन करने वाला पहला जो स्टेट था वो कौन था? आंध्र प्रदेश था। क्लियर। और जब बन गया भाषा, राजभाषा जब आयोग बन गया, इसके आधार पे देखिएगा अलग अलग स्टेट बनने लगे। मैं लिस्ट आपको पूरा दे दूंगा, सिर्फ समझा देता हूं यहाँ पे। क्लियर। जैसे देखिएगा आंध्र प्रदेश 1953 में बना, है ना। एक एक करके लिखना, मैं उचित नहीं समझूंगा, आपको नोट्स दे दिया जाएगा। क्लियर। मैं सिर्फ 2-4 लिख देता हूं। यानी 1 अक्टूबर को मान्यता दे दिया गया इसको। 1 अक्टूबर 1900 कब? 53। पहला बना था ना, पहला। और ये कौन बना भाई? आंध्र प्रदेश था। आता है आपसे एग्जाम में, कई बार पूछा है, हर एग्जाम में। हाँ, कुछ कुछ पूछेगा, जो एक तो लेटेस्ट और एक पहला जरूर याद रखना चाहिए। क्लियर। बिल्कुल ठीक है। अब इसी प्रकार से जैसे मैं गुजरात और जो महाराष्ट्र था, आगे चल के 1960 में बनेगा। जैसे गुजरात गुजराती भाषा चलता है, महाराष्ट्र में मराठी चलता है, तो वहां भी डिमांड हो गया, तो वहां भी 2 स्टेट बना दिया गया, एरिया भी बड़ा था। उसी प्रकार से देखिएगा 1960 में 66 में पंजाब और हरियाणा, है ना, वहां भी जैसे पंजाब में पंजाबी चलता है, हरियाणा में हिंदी चलता है, हरियाणा में, तो वहां भी पंजाब हरियाणा दोनों एक ही था, लेकिन दोनों को अलग किया गया। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश मान लिया, चूंकि चंडीगढ़
दोनों की राजधानी है। क्लियर? तो क्या किया जाए, उसको स्टेट ना बना करके दोनों की राजधानी यूटी है एक तरह से, केंद्र शासित प्रदेश, ध्यान रखिएगा। और आगे चल के अगर हम लोग बात करें लेटेस्ट में, तो तेलंगाना आप देख ही रहे हैं। तेलंगाना कब बना था? तेलंगाना ये बना था 2 जून 2014 को। उसमें हम लोग दिल्ली में क्लास कर रहे थे। तो हुआ क्या था मैटर, तेलंगाना के बहुत सारा सांसद लोग जो विरोध में था, है ना, जानते हैं, मिर्ची का पाउडर पार्लियामेंट में छिड़क दिया था। कोई कोई तो चाकू को सब ले गया था। सोच लीजिए आप, इतना हंगामा हुआ था। क्लियर? तब तेलंगाना वही आंध्र प्रदेश को काट करके बनाया गया, है ना, और 10 साल के लिए कहा गया कि आंध्र प्रदेश जो हैदराबाद वहां का शहर है वो दोनों की राजधानी रहेगी। बोला गया ना, 2024 हो गया। अब देखिए अमरावती राजधानी आंध्रा के बन गया। चूंकि अगर आप मैप में देखेंगे, ऐसे मैप देखते कि नहीं आप लोग घर में, एटलस वगैरह है कि नहीं भाई? नहीं है? बहुत बढ़िया। क्यों? देखिए ये आपका इस तरह से ऐसे आंध्र प्रदेश है, और इसी आंध्र प्रदेश में इसको काट के तेलंगाना बनाया गया। समझ रहे मेरी बात को? ये वाला आंध्र प्रदेश हो गया, ये वाला पूरा, और ये तेलंगाना, है ना, ध्यान रखिएगा। तो हैदराबाद जो शहर है वही है तेलंगाना में। इसीलिए बोला गया था कि आंध्र का भी 10 साल तक वहीं से देख रेख सब कुछ होगा। बाद में इन्होंने अमरावती बना दिया। क्लियर है? क्या बोले? चेंज क्यों होगा? जब तक वो अपनी राजधानी एस्टेब्लिश नहीं कर लेंगे। अरे भाई आप 2 भाई हैं, 2 भाई में बंटवारा हो गया, ठीक। अब एक ही को, पहले से बाबूजी का एक ही को किचन रूम था खाना बनाने का, तो समझौता हुआ कि नहीं भाई चलो 1 महीना तक, जब तक नया ना बन जाए किचन, दूसरा बेटा को, जो बेटा है दोनों बेटा एक ही किचन का यूज करेगा। जब बना लेगा तो अपना हो गया उसका अलग। स्पष्ट हुआ? एग्जाम्पल अच्छा लगा? समझ रहे मेरी बात को? चलिए, और इसके बाद अगर हम लोग बात करें 5 अगस्त 2015 19 को, सॉरी, है ना, तो कश्मीर, है ना, जम्मू एंड कश्मीर, है ना, है, हो गया ना। अरे गड़बड़ बन गया, जो भी बने, मान लीजिए कश्मीर है। अब कश्मीर भी ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ जैसे ये वाला है अक्साई लद्दाख बोलते, पाक ऑक्युपाइड, पीओके बोलते हैं। पाकिस्तान, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर है ये। मतलब आजादी के बाद देखे थे ना, आंदोलन जब हुआ तो दोनों तरफ से झगड़ा, तो बहुत सारी सेना यहीं आ गई। और इधर देखिए, जैसे मैप थोड़ा सा अच्छा से बना देता हूँ आपको, तब ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा ये चीज है। विजुलाइज करिए, हैं, प्रयास करिएगा तब ना बनेगा। अब देखिए समझ लीजिए, चुप रहिए बात। अभी जो हम मैप बनाते हैं, अभी हमारे यहाँ जो एरिया है ना, वो एरिया बता रहा हूँ आपको कहाँ से कहाँ तक है। हमारे पास ये वाला इलाका है, बस ये हमारा मैप है। समझ गए? ये वाला को बोलते हैं पीओके, और इसको बोलते हैं अक्साई चाइना, अक्साई चीन। समझिए, ये एरिया हमारा है, लेकिन अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है, बल्कि वो किसके कंट्रोल में है? पाकिस्तान के। इसीलिए उसको बोला जाता है पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान के कंट्रोल में जो कश्मीर है। तो अभी हमारा कश्मीर ही वाला है, ध्यान रखिएगा। और 1962 में जब चाइना के साथ जब हमारा हुआ था युद्ध, तो उस समय चाइना भी पूरा क्षेत्र ले लिया, तो इसीलिए इसको बोला जाता है अक्साई चीन। ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है अभी। समझ रहे मेरी बात को? अब देखिए, इसको 2 भाग में कर दिया गया है, एक लद्दाख, है ना, और एक J&K। समझ रहे मेरी बात को? पहले जो स्टेट था, जैसे धारा, अगर हम लोग सेक्शन 370 की बात करें, इसका भी एक अलग कहानी है। हरि सिंह वहां के राजा हुआ करते थे, हिंदू राजा थे, और मुस्लिम बहुल आबादी थी वहां की, है ना। तो मैंने जब आजादी जब हुआ, तो
अंग्रेज लोग ना बड़ा इतना माने कुटिल लोग था, बहुत चालाक, कही एक तरह से धूर्त था वो लोग। उन्होंने क्या कहा कि जिस देशी रियासत को भारत में रहना है भारत में रहो, जिस देशी रियासत को पाकिस्तान में मिलना है पाकिस्तान में जाओ, और जिसको स्वतंत्र रहना है स्वतंत्र रहो। उन्हीं में से एक हरि सिंह थे। हरि सिंह क्या बोले, हम स्विट्जरलैंड बनाएंगे, मतलब स्वतंत्र रहेंगे। बताया था पिछले क्लास में भी इसका चर्चा क्या होगा मैं, है ना। तो अभी एट प्रेजेंट क्या है कि भाई कि उस समय देखिएगा 1957 में विशेष अधिकार दिए गए थे। 1957 में यहाँ संविधान लागू हुआ था अलग, ध्यान रखिएगा। वहां के झंडा भी अलग था, झंडा भी उनके अलग, समझ रहे हैं, बहुत सारी चीजें थी, है ना, जिसको कि अब समाप्त कर दिया गया है, क्लियर। और 370 के आर्टिकल को जब रिप्लेस किया गया, मैंने हटाया गया एक तरह से, तो देखिएगा अब जम्मू कश्मीर विशेष राज्य नहीं रहा, है ना, और इसको दो भाग में तोड़ दिया गया, यूटी बना दिया गया। इन फ्यूचर आगे चल के देखिएगा वहां पे फिर से उनको राज्य का दर्जा यानी स्टेट, है ना, का दर्जा मिलेगा और वहां इलेक्शन होंगे। हाँ, जम्मू और कश्मीर दोनों एक ही है। नहीं, देखिए शहर दो हैं, एक श्रीनगर है और एक जम्मू है, शहर दो हैं, है ना, अलग अलग। जैसे गर्मी और जो जाड़ा होता है वहां पर देखिएगा, तो जब जाड़ा होता है बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगता है, तो जो लोग नीचे आ जाते हैं, गर्मी हो जाता है तो ऊपर चले जाते हैं घाटी पर। दो शहर है और दोनों को मिला के जम्मू एंड कश्मीर बोला जाता है? हाँ हाँ, वैष्णो जो आप जाते होंगे, वैष्णो देवी, कटरा, हाँ हाँ, जम्मू में, हाँ जम्मू वाला शहर है, कश्मीर, हाँ पूरे को जम्मू कश्मीर बोला जाता है, लेकिन शहर अलग अलग है। जैसे अब रांची है, मान लीजिए सपोज एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ, तो रांची एक शहर तो छोटा है, लेकिन रांची जिला तो बहुत बड़ा है, पूरा जिला ही बोलते हैं। पिठौरिया भी जाइएगा तो भी आप रांची में है, समझ रहे मेरी बात को, स्पष्ट हुआ ना। और लद्दाख एक अलग बात, चूंकि लद्दाख में देखिए बौद्धिस्ट लोग ज्यादा हैं, बौद्ध जो धर्म के मानने वाले लोग हैं ज्यादा हैं, जनजाति लोग, है ना, और यहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है। तो खैर एक अलग इशू है, पॉलिटिकल पे मैं बात नहीं करता हूँ क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज है, इस पर बहुत सारा डिबेट हो जाता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें। तो जो चीजें हैं स्पष्ट वो समझिए। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, राज्यों का पुनर्गठन। तो मैं आपको शुरुआत किया शुरू से लेकर के 1948 से लेकर और 2019 तक मैं आपको लाकर समाप्त कर दिया, और 2019 के बाद अभी कोई अलग राज्य नहीं बनाया है, बनता तो उसको भी बता देता, है ना। और आर्टिकल 1 से 4 तक हम लोग काम किए इस पर, ठीक है। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत समझने में? हाँ, एक चीज और आपको बता दूं, जैसे दादर नगर हवेली, है ना, दमन और दीव, जैसे पहले दो दो चार थे लोग, अलग थे, है ना। जैसे देखिएगा ये हमारा गुजरात जो है ना, है ना, तो देखिएगा दो इधर थे तो दो इधर थे, है ना, लेकिन अभी क्या किया गया है कि चारों को एक ही बना दिया गया है, यूटी, ये ध्यान रखिएगा, है ना। दमन एंड दीव, दादर है नागर हवेली, कोई दिक्कत समझने में? चलिए, तो आज हम लोग यही रहने देते हैं। अब एक क्वेश्चन लिख लीजिए तो जरा आप लोग, है ना, और आप लोग भी और जो लोग ऑनलाइन है सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखने का प्रयास कीजिएगा, है ना, क्योंकि जब आप सिविल सर्वेंट तभी बनेंगे, प्री पास करने से कुछ नहीं होगा, जब तक मेंस आपका राइटिंग स्किल डेवलप नहीं होगा, जब आप अच्छी तरह से लिख नहीं पाएंगे तब आप पास नहीं करेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखिए, राज्यों के पुनर्गठन, राज्यों के पुनर्गठन की विकास की प्रक्रिया की व्याख्या करें। ठीक है, यानी डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ
रीयूनिफिकेशन ऑफ स्टेट, है ना। लिख देता हूं, डिस्क्राइब, सही है, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस रीयूनिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, है ना। तो इसको जो है ये क्वेश्चन रहेगा आपका 250 वर्ड में लिखिएगा, है ना।